राजस्थान में बहन जी आपके समर्थन से सरकार चल रही है और वहां दलित बेटी पे बलात्कार हुआ है। आपने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? बयानबाजी करके घड़ियाली आंसू बहा रही हो। अपनी घिनौनी व घृणित राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं ताकि इसका चुनाव में इनकी पार्टी को कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए, जो अति निंदनीय व अति शर्मनाक भी है। और वैसे भी ये दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करना क्या जाने, जब ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपनी खुद की बेकसूर पत्नी तक को भी छोड़ चुके हैं। चुनावी संग्राम में पीएम पद के लिए उछला मायावती का नाम। यूपी सरकार में बीजेपी के सहयोगी राजभर ने की भविष्यवाणी। बहुमत देश में किसी को मिल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सामान्य वर्ग हो गया, बैकवर्ड भी हो गया, अब शेड्यूल कास्ट का नंबर है। अनुसूचित जाति जनजाति का ही बेटा इस बार प्रधानमंत्री बनेगा। उसमें मायावती जी भी बन सकती हैं और चेहरे भी कोई नए आ सकते हैं। अब इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अखिलेश की भी ख्वाहिश, मायावती बने प्रधानमंत्री। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजनीति उतनी ही ज़्यादा गर्माती जा रही है जितने नज़दीक 23 मई आ रहा है, क्योंकि 23 मई वो परिणाम का दिन है जब तय होगा कि देश की गद्दी आगे कौन चलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पिछड़ा बनते हैं, फिर अति पिछड़ा, और अब तो तमाम उन नेताओं को नसीहत देने लगे हैं कि दलितों का ख्याल कैसे रखें। अलवर में हुए गैंगरेप के बहाने वो वंचित समाज की एक बड़ी नेता मायावती को भी नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें कैसे रहना चाहिए। उन्हीं के सरकार में मंत्री अरुण जेटली तो अब सार्वजनिक जीवन में भी रहने देने लायक मायावती को नहीं मानते। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, हम बात करते हैं बसपा के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया जी से। अचानक राष्ट्रीय राजनीति में तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस होना चाहिए। अभी जैसे जैसे चुनाव परिणाम का तारीख नज़दीक आ रही है, एक तरफ से तमाम कोशिशें बसपा की ओर जा रहे हैं, कभी डोरे डाल रहे हैं, कभी बसपा पे इस तरह से अटैक कर रहे हैं। भाजपा के केंद्र में बसपा क्यों आ गई है अचानक से? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, ये जो 2019 का चुनाव है उसकी उल्टी गिनती कहाँ से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको समझना ज़रूरी है। जब गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में बीजेपी चुनाव हारी तो सभी लोगों को समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी और अखिलेश जी मिलके अगर चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और इन्होंने बड़ा मन भी किया, आरएलडी को भी साथ लेके आए। इसीलिए हमने नूरपुर और कैराना में भी चुनाव जीता था। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब जब ये चुनाव घोषित हुए लोकसभा के 2019 के, लगातार पहले चरण से लेके अब 6 चरण हो चुके हैं पूरे। इन 6 चरणों में लगभग पूरे 70 तो नहीं, उसके आसपास सीटों का चुनाव हो चुका है। हाँ, तो उस प्रकार के चुनाव में जो देखने को मिल रहा है ज़मीन पर, वो लगभग वो दोहराया जा रहा है फूलपुर, गोरखपुर, कैराना और नूरपुर। मतलब क्लीन स्वीप का आप दावा करें? मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ी आंधी है गठबंधन की। गठबंधन की आंधी को देखकर मोदी जी हताश और निराश हैं, उनके सहयोगी भी हताश और निराश हैं, और इसलिए अब अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, और इस प्रकार के प्रलाप से वो मोदी जी को और भी कमज़ोर कर रहे हैं, अन्य राज्यों में भी कमज़ोर कर रहे हैं। मोदी जी जब विकास के एजेंडे से हट गए, उसके बाद वो राष्ट्रवाद पर चले गए। अब राष्ट्रवाद से भी नहीं कुछ मिला उनको, तो अब वो आ गए जातिवाद पर जातिवाद पर जब मोदी जी आते हैं तो वो उनका जातिवाद है जो एक सामंतवादी जातिवाद, एक मनुवादी जातिवाद, एक इस प्रकार का जातिवाद जो ऊंच और नीच दिखाता है कि कुछ लोग ऊंचे हैं और कुछ लोग नीचे हैं। इस मानसिकता से प्रेरित पार्टी के नेता तमाम तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, और बहन मायावती जी क्योंकि इस समय सबसे बड़ी बुलंद आवाज़ है मोदी जी के खिलाफ, इस देश में जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है उसके खिलाफ, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं, अपनी बौखलाहट में इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं।
अभी जेटली का जो बयान है, जो सार्वजनिक जीवन में महत्ता पर सवाल उठा रहे हैं, क्या संदर्भ है उसका? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ ये लेबल करना चाह रहे हैं कि दलित पिछड़ों का रहनुमाई की बात करते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं, या फिर किसी तरह की एक खींच है, या वहाँ भी जातिवादी और सामंती सोच का कोई पुट मिलता है? बहन मायावती जी ने कुछ प्रश्न उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग के द्वारा कुछ इस प्रकार के नियम बनने चाहिए जिस प्रकार जैसे चुनाव आयोग ने 48 घंटे की रोक बहन मायावती जी पे भी लगाई थी और काफ़ी बड़े समय के लिए योगी जी पर भी लगाई थी। योगी जी अब मंदिर में जाके पूजा पाठ करके वहाँ पर उसके ज़रिए प्रचार करने लग गए और इसी प्रकार की जो रोड शो वगैरह हो रहे हैं चुनाव के नाम पर, तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं और उन प्रश्नों में उन्होंने बहुत सारी बातें इस प्रकार की दी किस प्रकार से ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव आयोग के जो नियम हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ नए मापदंड भी बनने चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही कि मोदी जी को बड़ा एतराज़ है। बहन मायावती जी ने गैंग रेप पर, हालांकि उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका बयान आया उस तत्काल जब यह घटना घटी, हाँ, फिर भी उन्होंने ये बात कह के इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि ये कहीं ना कहीं कुछ क्योंकि वहाँ पर एक विपक्ष की सरकार है, तो विपक्ष की सरकार, हम जहाँ तक बीएसपी का प्रश्न है, हम तो चाहते हैं कि बीएसपी की या उस प्रकार के शोषित समाज के लोगों की सरकार बने, पर है विपक्ष की, तो क्योंकि हम सेकुलरिज्म को भी बचाना चाहते थे तो समर्थन दिया था हम लोगों ने तो उस सरकार पर। ये यहाँ पर हापुड़ के अंदर, हापुड़ में एक औरत को जला दिया गया है और उस जलाने के साथ साथ वहाँ पर 80% बंद के बावजूद यहाँ पर वो हमने ये देखा कि उसको उस पर तो मौन है। तो भारतीय जनता पार्टी एक दोहरा मापदंड रखती है और दोहरे मापदंड की वजह से अब उनको तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं और उनके तमाम नेता लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। भले अलवर की बड़ी चिंता जता रहे हैं और अन्य जगहों पर, चाहे वो दलित समाज पर हमला हो या किसी भी समाज पर, उस पर चुप्पी भले साधी जा रही है। ये राजनीतिक हमला ऐसे तो नहीं हो रहा होगा। पिछले हफ्ते तो एक तरह से बड़ी हमदर्दी दिखा रहे थे मायावती जी के लेकर के कि गठबंधन में अखिलेश यादव उन्हें धोखा दे सकते हैं, कांग्रेस के साथ तालमेल कर रहे हैं, ऐसा। तो ये क्या सारे हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं? बसपा के इर्द गिर्द क्या है? क्या राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बातचीत चल रही है इस तरह की कि वो पहले मिलाना चाह रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो सीधा अटैक कर रहे हैं? राष्ट्रीय राजनीति में क्यों इतने डरे हुए हैं? नहीं, देखिए, वो असल में उनकी ज़मीन खिसक चुकी है उनके पैरों के तले से, इसलिए वो तमाम तरह की इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जिसकी लिए कोई सच्चाई नहीं है ज़मीन पर। बहुजन समाज पार्टी इस बार और हमेशा से संविधान के प्रति प्रतिबद्ध पार्टी है, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध पार्टी है। हम इस देश के अंदर एक समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक सामंतवादी व्यवस्था की पार्टी है, इसलिए ये कहना कि कोई बातचीत का प्रश्न नहीं था। अब वो इस प्रकार की बातें ताकि लोगों गुमराह हों, लोगों में भ्रम पैदा हो। भ्रम कोई है नहीं, वोट सीधा गठबंधन को उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आपका कहना है कि कोशिश ये थी कि गठबंधन में लोग कंफ्यूज हों और वो सपा बसपा के लोगों में थोड़ा भेद आए और वही थोड़ा भेद अपने लिए थोड़ा मार्जिन बना करके भाजपा किसी तरह कन्वर्ट करे। अगर ये वोट का मामला है, अगर चुनाव का मामला है, अगर वंचित समाज के बीच में बंटवारे का मामला है, तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी, आपको अभी आकलन क्या कह रहा है? 6 चरण का चुनाव हो चुका है, यूपी में भी 69 सीटों पर चुनाव हो चुका है, देश भर में 484 सीटों पर। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस मार्के तक पहुंची है? क्या उसे अब सरकार बनाने की थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही है या बिल्कुल नहीं लग रही है? किन समीकरणों पे जाके बैठी है भाजपा? उसे अब किनकी ओर बाट जो हो रही है? आपका ये जो अंतिम प्रश्न है और इस चुनाव का अब अंतिम ही स्थिति है, तो मैं समझता हूँ देश में भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव हार चुकी है। मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, अब सीटों का आकलन कर पाना, देखिए, बड़ा ये तो साइकोलॉजिस्ट का काम है या फिर एग्जिट पोल से कुछ पता चलेगा। पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में ज़मीनी स्तर पर दौरा किया है,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नोएडा से लेके गाज़ीपुर तक, और मैं जो घूम के आया हूँ, मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के ज़रिए देश की हवा बदली। उत्तर प्रदेश में गठबंधन भाजपा का लगभग सफाया करने जा रहा है, और इस की जो हार होगी इसकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी कहीं से नहीं कर पाएगी, और बहुत बुरी हार होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी का। इसका असर आसपास के राज्यों में भी पड़ा है, और मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर भारत में वो हार रही है। दक्षिण में उनके पास कोई ज़मीन है नहीं, कर्नाटक में हार रहे हैं, आंध्र में हार रहे हैं, तेलंगाना में हार रहे हैं, केरल में हार रहे हैं, तमिलनाडु में हार रहे हैं, तो जीत कहाँ से रहे हैं? ये विंध्या के उधर और विंध्याचल के इस तरफ कहीं उनको कोई ज़मीन नहीं है, और वो कहते हैं कि हम पूरब में जीतेंगे। मैं पूरब के बारे में भी बतला दूं, असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, ये लोग वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स हैं, ममता बनर्जी भी और नवीन पटनायक भी। मोदी जी को इस बार पूरे देश में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। यही राष्ट्रीय पटल पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कांग्रेस जीत नहीं रही है। बीजेपी हार रही है, कांग्रेस नहीं जीत रही है, तो सीटें कहाँ जा रही हैं? सीटें जहाँ जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग हरा रहे हैं, और भी जगह जहाँ जहाँ हम लोग मिल के लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराना इस समय देश के जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो संविधान में यकीन रखने वाले और लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोगों की ये सबसे बड़ी पहल है, और इसलिए मैं समझता हूँ बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। अभी क्योंकि विरोध हर जगह का है, चाहे अलवर की घटना हो, राजस्थान में सरकार का मामला हो, कांग्रेस का कहीं ना कहीं साथ देना हुआ है बसपा को। तो अगर इसी तरह कहा जाएगा, जैसे कि 3 राज्यों के चुनाव यहाँ पर थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, यहाँ पर बसपा एक बड़ा फैक्टर रही है, और बसपा को चुनाव के पहले गठबंधन नहीं किया। इस पर बहन मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि कांग्रेस उसी तरह से अड़ियल रवैया अपना रही है जिस तरह से बड़ी पार्टियाँ करती हैं कि छोटी अन्य पार्टियाँ ना उभर पाएं। उसके बाद मजबूरी में समर्थन देना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में एक अच्छी खासी सीटें लाएं और केंद्र की सरकार के लिए भी कहें कि भाजपा की सरकार ना बने, इसलिए कांग्रेस को समर्थन देना पड़ेगा, या दूसरी तरफ शर्त होगी कि सबसे बड़ा पद हमारी तरफ होगा तभी समर्थन देंगे? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम 23 मई के बाद बहन मायावती जी स्वयं देंगी। हम उस समय पुल को पार करेंगे जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और इस प्रश्न का उत्तर अभी देना ये मेरे लिए अनुचित है। और एक ही चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि सभी लोग मिलकर मोदी जी को रोकेंगे, यही इस चुनाव का परिणाम होगा। अच्छा, बातचीत के आखिर में जहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी उसी से जोड़ते हुए कि जब सवाल ये उठाए जा रहे हैं, पहले तो खुद को पिछड़ा और अति पिछड़ा बताया नरेंद्र मोदी ने, और अब वो नसीहत दे रहे हैं कि दलितों की रहनुमाई कैसे करनी है, दलितों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। तो क्या अब बसपा पर ये दबाव बन गया है कि अगर वो समर्थन वापस भी लेना चाहती रही होगी, क्या वो राजस्थान से समर्थन वापस लेगी? और क्या दूसरी तरफ का दबाव नहीं बन गया कि ये मीडिया देश का इस तरह से लेबल करेगा अगर समर्थन वापस लें कि मोदी की बात मान रही है, यानी कांग्रेस से बसपा, मतलब बसपा का रुझान कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा की ओर हो रहा है? दोनों तरफ से दुविधा की स्थिति में नहीं है बसपा? देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रश्न है, वो कभी दबाव की राजनीति में नहीं आती हैं, ना पहले कभी आई हैं, ना अब आई हैंगी, और ना भविष्य में आएंगी। वो जो दलित हित, पिछड़ा हित, संविधान हित होगा, वो सारे फैसले करेंगी और उचित समय पर करेंगी। अभी हमारा लक्ष्य एक है, एकमात्र लक्ष्य है कि हमको मोदी जी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। उसमें हम इस समय पूरी ताकत के साथ, मन के साथ उसी में लगे हुए हैं। हमें इधर उधर की बातें अभी नहीं समझ में आती हैं। हम आने वाले समय में इन सब प्रश्नों के उत्तर देंगे। आखिरी कमेंट, 15 जनवरी को आपने एक ट्वीट किया था जिससे बहुत राष्ट्रीय मीडिया में और राजनीति में बड़ी हलचल मची। भावी प्रधानमंत्री मायावती, क्या अब तो चुनाव हो गए हैं, लगभग 90% जगहों पर चुनाव हो गए, क्या अब वो समीकरण फिट बैठते हैं? क्या अब भी आप उसी ट्वीट, उन्हीं बातों के साथ टिके हुए हैं? मैंने उस समय भी कहा, उसके पहले भी मैं मानता हूँ इस देश में कभी कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। अगर ऐसा होगा, जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम तो कार्यकर्ता हैं,
हमारे जैसे करोड़ों मैं कहूँगा लोग हैं इस देश में, वो जो चाहते हैं पर 23 मई को चुनाव के परिणाम आने दीजिए, सब लोग मिलकर तय करेंगे। हमारी इच्छा ज़रूर है कि बहन मायावती जी इस देश में बाबा साहब के सपनों को पूरा करें, महात्मा फूले के सपनों को पूरा करें, मान्यवर काशीराम का अधूरा सपना पूरा हो, वो केवल बहन मायावती जी कर सकती हैं। ये हमारी दिली ख्वाहिश और इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल इसलिए भी राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हुए किए जाते हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं या फिर कोई बयान दे रहे हैं तो उसके केंद्र में सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो बार बार ममता बनर्जी को, मायावती को टारगेट कर रहे हैं। यानी उनके अंदर एक डर है कि इधर अगर अपार जन समर्थन मिल गया या वोट और सीट में बदल गई तो उनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए कभी डोरे डाल रहे हैं तो कभी डरा धमका रहे हैं तो कभी इस तरह से उनके मंत्री सार्वजनिक जीवन से बहिष्कार की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में क्या कुछ बदल रहा है, 19 मई तक क्या चीज़ रजिस्टर होगा और 23 मई को क्या परिणाम आएंगे, वो सब देखना दिलचस्प होगा।